उत्तर-पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार की शाम के साथ ही हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं और यहां से बस अब से आधे घंटे के सफर में हम आपको अपने साथ लिए चलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, अप्रतिम है, प्रकृति और लोगों के बीच आपसी प्यार और सद्भाव की जहां शक्ति है। ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है, जहां के लोग मिलजुल कर सद्भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जहां की विविध भाषाएं और बोलियां अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र से बांधे रखती हैं। ऐसा पूर्वोत्तर जो विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं असम में नदी तट पर्यटन सर्किट के विकास के लिए कई विभागों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सिक्किम ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया। जल जीवन मिशन के 4 वर्ष पूरे हुए। 2019 में मिजोरम में लागू किया गया था ये मिशन। राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले कार्यक्रम में पूर्वोत्तर की 67 महिलाओं सहित कुल 321 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नागालैंड से केविनी शोहे और एंड्रिया केविचूसा फ्रांस में प्रतिष्ठित 76वें कान फिल्म समारोह 2023 में शामिल। और आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र के क्षेत्रीय समाचार विभाग ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के बारे में। असम में नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए इस सप्ताह गुवाहाटी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सागरमाला विकास निगम लिमिटेड, असम पर्यटन विकास निगम और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन तथा जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस समझौते से असम नदी पर्यटन क्षेत्र में एक नए अध्याय का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट का विकास पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत की एक्ट ईस्ट नीति पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रमुख विकास परियोजनाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप ले रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नदी तट पर्यटन सर्किट राज्य में पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करेगा। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र में नदी तट पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है और ये गुवाहाटी में कामाख्या, पांडुनाथ, अश्व क्लांता, दौल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और औनियाती सातारा नाम से 7 ऐतिहासिक मंदिरों को एक साथ जोड़ेगा और इसमें आधुनिक फेरी सेवा की सुविधा भी दी जाएगी। ये परियोजना लगभग 1 वर्ष में पूरी हो जाएगी। और अब बात सिक्किम की। सिक्किम ने इस सप्ताह अपना 48वां राज्य दिवस मनाया। मई 1975 को सिक्किम का 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में विलय हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य दिवस के अवसर पर सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि सिक्किम आधुनिकता और बेजोड़ परंपराओं का मिश्रण है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कार्बनिक खेती और जैव विविधता के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है और स्थायी विकास का अनूठा मॉडल पेश किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले वर्ष सिक्किम की अपनी यात्रा का भी स्मरण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सिक्किम आकर्षक पर्वतमालाओं और समृद्ध जैव विविधता की भूमि है और इसका प्राकृतिक सौंदर्य बेजोड़ है। उन्होंने कहा कि राज्य ने सतत विकास, कार्बनिक खेती और स्वच्छता में देश को प्रेरित किया है। राज्य स्तरीय समारोह गैंगटॉक के चिंतन भवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री पीएस तमांग की उपस्थिति में हुआ। राज्यपाल ने स्त्री पुरुष समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार सृजन के अवसर और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राज्य की प्रगति की सराहना की। उन्होंने राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति को श्रेय दिया और G20 के कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों से राज्य की प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर उजागर करने का अवसर मिला है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार के सशक्त गांव कार्यक्रम से सिक्किम के सीमावर्ती गांवों का कायाकल्प करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सिक्किम वास्तव में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति का सच्चा उदाहरण है। भले ही सिक्किम भारत की आजादी के 28 साल बाद ही भारत का हिस्सा बना, राज्य और लोगों ने देश के लिए महबूल बहुत ही बहुमूल्य योगदान किया। आज भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण लोगों का उत्तर पूर्व के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 बैठकें, बिजनेस 20, स्टार्टअप 20 सिक्किम में आयोजित होना इस बात की गवाह है कि सिक्किम देश में कितना महत्वपूर्ण रखता है। आज इस बैठकों के कारण सिक्किम की सुगंध पूरे विश्व में फैली हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की प्रगति की चर्चा की। श्री तमांग ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए डायलिसिस और कैंसर मरीजों के लिए निःशुल्क उपचार की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने तपेदिक के उन्मूलन में राज्य की प्रगति पर और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सिक्किम तपेदिक मुक्त भारत अभियान से अपने लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री तमांग ने कहा कि राज्य सरकार 2022-23 में अपने राजस्व में 57% वृद्धि करने में सफल रही है। श्री तमांग ने निरंतर सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने राज्य सरकार की सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई पहलों पर प्रकाश डाला, जैसे डायलिसिस केंद्रों और मोबाइल ग्राम क्लिनिकों का शुभारंभ, कैंसर उपचार सुविधाओं को मजबूत करना, अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देना और राज्य में MBBS सीटों में बढ़ोतरी करना शामिल है। श्री तमांग ने इस अवसर पर BPL परिवारों से संबंधित डायलिसिस और कैंसर रोगियों के मुफ्त इलाज की घोषणा करते हुए तपेदिक उन्मूलन और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पर सिक्किम के कार्यों की भी चर्चा की। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने ग्यालशिंग और मंगन जिलों के सरकारी कॉलेजों और मोबाइल डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं के लिए एम्बुलेंस की भी शुरुआत की। For government colleges and mobile diagnostic laboratories for Gazing and Mangan districts with Rakit Sarkar. This is Dashang Bhutia for AIR News Sikkim. आइए अब नागालैंड का रुख करते हैं। नागालैंड के दीमापुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रोजगार मेले का 5वां चरण आयोजित किया गया। रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत बीते सप्ताह पूर्वोत्तर की 67 महिलाओं सहित कुल 321 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इनमें असम राइफल्स सहित 6 मंत्रालयों के नवनियुक्त कर्मचारी शामिल हैं। इनमें 52 महिलाएं नागालैंड की हैं।
इस बीच नागालैंड राज्य की 2 फिल्मी हस्तियां किविनी शोहे और एंड्रिया केविचूसा फ्रांस में प्रतिष्ठित 76वें कान फिल्म समारोह 2023 में नागालैंड का पहली बार प्रतिनिधित्व कर रही हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महोत्सव इस महीने की 16 तारीख को शुरू हुआ था और ये 27 मई को समाप्त होगा। किविनी सोहे और एंड्रिया केविचूसा नॉर्थ ईस्ट फिल्म फ्रेटर्निटीज के प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में नागालैंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर फिल्म क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रयासों से किया गया है। किविनी सोहे फिल्म निर्माता और नागालैंड फिल्म एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं। वे कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माण के लिए गवर्नर अवार्ड 2014 से भी सम्मानित हैं। एंड्रिया केविचूसा एक मॉडल हैं। उन्होंने आयुष्मान खुराना के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में मिला। केविचूसा ने कई फैशन डिजाइनरों और ब्रांडों के साथ काम किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के फिल्म जगत से 2 व्यक्तियों को प्रायोजित कर रहा है, जिससे उन्हें दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह का एक तो अनुभव मिले और साथ ही साथ दुनिया के फिल्म जगत से जुड़ने का भी अवसर मिल रहा है। Giving them an opportunity to get an exposure to one of the world's prestigious film festivals and connect them with some of the film fraternities from across the globe. For Notice Diary, this is Asunyo from Akashvani News, Kohima. और अब अरुणाचल प्रदेश का ये मनोहारी गीत आपके लिए। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंटवार्ता। मैं हूँ आपके साथ राजश्री त्रिवेदी और आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है उत्पल बोरुक पुजारी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता, फिल्म समीक्षक, फिल्मकार और 2003 में भारत के 50वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक के लिए स्वर्ण कमल से नवाजे गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्पल जी। धन्यवाद। IIT रुड़की से MTech डिग्री हासिल है आपको। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, फिल्म समीक्षक से फिल्म निर्माता बने, पेशेवर पत्रकारिता छोड़ने और पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता बनने से पहले सिनेमा, राजनीति, समाज, साहित्य और संस्कृति सहित अन्य कई विषयों पर आपने बहुत विस्तार से लिखा है। तो वो वजह क्या थी कि कलम से कैमरा की ओर मुड़े आप? पर्दे पर दिखाया जाना ज्यादा प्रभावशाली होता है, ऐसा मानते हैं आप, या कोई और वजह थी? जब मैंने जर्नलिज्म एज ए करियर लिया जी, तो उससे पहले से ही मैं फिल्म फेस्टिवल्स और ये सब अटेंड करता था। स्पेशली मैं गुवाहाटी से आता हूँ, तो गुवाहाटी में जो भी फिल्म सोसाइटीज होती थी, उनकी जो स्क्रीनिंग्स होती थी, वहां जाते थे, तो एक फिल्म का एक्सपोजर था। फिर हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेज में, अर्ली ईयर्स, मिड 80s में, तो उस समय में दूरदर्शन में दोपहर को अलग अलग भाषाओं की फिल्में दिखाए जाते थे। तो उससे देख के हमको पूरा इंडियन सिनेमा का एक एक्सपोजर उस टाइम रेगुलरली मिलता था, जो अच्छे क्वालिटी के फिल्म, नेशनल अवार्ड विनिंग या, और उस जमाने में मुझे याद है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है इंडिया की, तो वहां जो दिखाए गए कुछ जो विदेशी फिल्म है, उनमें से भी कुछ दूरदर्शन पे दिखाए जाते थे जी, तो वो भी देखते थे। तो उस टाइम से सिनेमा के प्रति एक इंटरेस्ट था। प्लस मेरे नाना जी, वो एक डांसर थे, सत्रिया डांसर थे उस जमाने की, वो भी लेखक थे, नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर, एंड ऑल्सो उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी जो असमिया भाषा की 9th फिल्म है, 9वीं फिल्म है। अच्छा। उसका नाम है रुनुमी, जिसका प्रिंट नेशनल फिल्म आर्काइव ने रिस्टोर किया था कुछ साल पहले। तो वो एक फिल्मों पे प्रति वो था। फिर मैं जब पत्रकार बना, दिल्ली में आके PTI में ज्वाइन किया, फिर डेक्कन हेराल्ड के साथ जुड़ा रहा काफी साल, तो उस टाइम में फिल्मों के ऊपर लिखता था, जबकि ऑफिशियली जो बीट्स दिए जाते हैं वो तो करना पड़ेगा। सो उसमें पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट से लेके मिनिस्ट्री से लेके काफी सब कुछ कवर करता था। इनफैक्ट INV मिनिस्ट्री वाज वन ऑफ माय बीट्स। तो उसके बाद लेकिन जब जैसे साल
टाइम चलता रह गया, मैं यहाँ पे दिल्ली में काफी एक्सपोजर और मिला मुझे फिल्मों की दुनिया को, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग्स बहुत होती है। ईफी भी पहले यहाँ हर ऑल्टरनेट ईयर होती थी, बिल्कुल। फिर गोवा में चली गई, तो प्लस अदर फेस्टिवल्स जो ऑर्गेनाइज किया और अटेंड किया। तो एक टाइम में लगा कि जो हम लोग लिख के जितना कहानी बता सकते हैं उसके 1000 गुना ज्यादा पावरफुली सेम स्टोरी बोल सकते हैं अगर हम लोग विजुअल मीडिया पे जाए। लेकिन मैं टेलीविजन पत्रकारिता के प्रति कभी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो एक जो इंस्टेंटेनियस एक सब कुछ चाहिए वहां पे, तो वो मुझे उतना पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा, प्लस बहुत सारे स्टोरीज ऐसे हैं, खासकर की जो नॉर्थ ईस्ट के स्टोरीज है, जो मतलब एज ए न्यूज रिपोर्ट या फीचर आर्टिकल में बोलना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे नॉट ओनली वहां पे, बट मैं क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं तो मेरा वहां पे लगाव ज्यादा है, बट जनरली बहुत सारा स्टोरी है जो विजुअली ज्यादा अपीलिंग होता है, उसके साथ आप म्यूजिक यूज कर सकते हो, साउंड का एक बहुत बड़ा रोल है, साउंड डिजाइन का। तो वो सब सोच के मैंने सोचा कि मुझे मतलब ये मैं ट्राई करता हूँ फिल्म मेकिंग में। माहौल भी था घर में, कला वो भी था, जैसा आपने बताया। तो तब मैंने डिसाइड किया कि पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की किसी और के लिए, जो फिल्म अभी भी बनी नहीं, बट होपफुली बनेगी। बट वो स्क्रिप्ट लिखते वक्त मुझे पता चला कि मैं एज ए जर्नलिस्ट का नौकरी करते हुए मैं फिल्म मेकिंग के बारे में सीरियसली नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि यहाँ दिल्ली में पत्रकारिता इज ए वेरी स्ट्रेसफुल एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब। जी। तो अब मैंने डिसाइड किया कि आई विल लीव माई जर्नलिज्म जॉब एंड टेक ए रिस्क एंड टू बिकम ए फिल्म मेकर। तो वैसे ही मैंने आया फिल्म मेकिंग में, फिर पहला फिल्म बनाया मायोंग मीट रियलिटी 2012 में, तो वैसे ही शुरू हुई, तो अभी चल रहा है। जी, मायोंग मीट रियलिटी 2012 में, फिर 2013 में आई थी सॉन्ग्स ऑफ ब्लू हिल्स, फिर जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इन फिल्मों को जगह मिली, मेमोरीज ऑफ फॉरगॉटन वॉर या फिर फॉर अ दरबार ऑफ द पीपल, ये सारे अंग्रेजी टाइटल्स हैं उत्पल जी। तो क्या आपकी जो वृत्त चित्र आप बनाते हैं उसको इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं, बिकॉज ऑल दीज नेम्स आर इन इंग्लिश? हाँ, उसका कुछ हद तक तो सही है आपकी बात, क्योंकि जो हमारी कहानियां हैं वो उसका रीच मेरे हिसाब से हमेशा पूरा ग्लोबल होना चाहिए। और क्योंकि ये जो अननोन स्टोरीज है, नॉर्थ ईस्ट की हो या भारत के अलग अलग हिस्सों का हो, वो सिर्फ भारत के लोगों को ही जानना जरूरी नहीं है, ये और बाहर भी जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से मेरे टाइटल्स रखे हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने एक फीचर फिल्म बनाया है इशू, एक शॉर्ट फिल्म बनाया है, उसका असमिया में उसका नाम है होगुन। होगुन मीन्स वल्चर इन गिद्ध। तो वो असमीज में ही नाम रखा है, क्योंकि वो असमीज फिक्शन का अलग है, डॉक्यूमेंट्री का अलग है जो टाइटल देने का। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जिसका एक असमिया नाम भी है, इंग्लिश नाम भी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट असम के लिए इमोशनली कनेक्टिंग सब्जेक्ट है। तो उस हिसाब से टाइटल्स मतलब सोच के बाद प्राइमरीली यस कि स्टोरीज का जो इमीडिएट कनेक्ट टाइटल से होती है कोई भी फिल्म की, तो वो ग्लोबली सबको इमीडिएटली कनेक्ट करे। तो ओके, ये जो मेमोरीज ऑफ अ फॉरगॉटन वॉर है, मुझे लगता है इसमें आपने नागालैंड और मणिपुर की कहानियां ज्यादा ली। नहीं, इसमें नागालैंड की मेमोरीज ऑफ फॉरगॉटन ईयर्स, वो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जितनी वहां पे नागालैंड और मणिपुर में लड़ाई हुई थी, तो उसके ऊपर कहानी है। क्योंकि मैंने देखा, जब कुछ ऐसे फिल्में मैंने देखी है जो वहां के बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ इम्फाल के ऊपर, और बर्मा फ्रंट जिसको बोलते थे उस टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो वो जो फिल्में बनी है बीबीसी के चैनल 4 या अलग अलग, वो सारे एलाइड आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब किसने लड़ाई हारी किसने जीती वो है। मैंने सोचा जो वहां के लोग हैं उनकी कहानी तो किसी ने बताया नहीं, मतलब ये टिपिकल बैटल वाली है कि हु वन एंड हु लॉस्ट। लेकिन ये इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो जहां पे लड़ाई हुई थी उनको उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, वो दे वर कॉट इन दैट थिएटर ऑफ वॉर, और जो वहां आके फाइट किया उनको भी उस जगह से कोई लेना देना नहीं था। मतलब एलाइड आर्मी, उसमें काफी इंडियंस भी थे उनके फोर्स में, बट इट वॉज ए ब्रिटिश आर्मी। देन जापानीज आर्मी जापान से आए थे, और दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, दोनों आके यहाँ भिड़ गए। तो वहां के लोगों ने बहुत सफर किया, और वो अभी भी सफर कर रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस की, जैसे कि कभी कभी वहां के अनएक्सप्लोडेड शेल्स उस टाइम के मिलते हैं, लोग क्या चीज है नहीं जान के उसको छेड़खानी करते हैं, कभी ब्लास्ट हो जाता है। अभी फ्यू ईयर्स एगो किसी की जान भी चली गई थी। तो मुझे लगा वो कहानी बोलना जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब नॉट अबाउट विनर्स एंड लूजर्स, बट लड़ाई में इवन द सोल्जर्स हु डाइड देयर। कोहिमा का वार सिमेट्री में बहुत सारे यंग सोल्जर्स के जो 20 साल 21 साल एज की है, जिनके नाम भी वहां लिखा नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कौन था,
अपने देश के लिए मतलब अपनी जान कुर्बान किया। तो ये सारा चीज मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, उस एस्पेक्ट से वो फिल्म थी। बट वो शूटिंग मैंने मणिपुर, नागालैंड छोड़ के भी मिजोरम में किया, दिल्ली में भी हुई थी, फिर यूके में हुई, जापान में हुई, तो ये काफी एक्सटेंसिवली शूट किया था उसको। आप अभिनय की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है? प्रभु ने आपको अच्छा व्यक्तित्व दिया है, कभी आपने सोचा है कि अभिनय की तरफ भी मैं कैमरा के पीछे ही अच्छा हूँ, और मुझे लगता है मुझे स्टोरीज जो बोल सकता हूँ फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, पैरेलल सिनेमा की अगर बात करें तो उनका अपना ही एक स्टार सिस्टम था, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, जिनके कुछ खास ऑडियंस होते थे। आज की डेट में अगर हम पैरेलल सिनेमा की बात करें तो बहुत ज्यादा गैप है दोनों के बीच में। इस तरह की फिल्में जो आप बना रहे हैं, इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं, उसको आम दर्शक नहीं मिलता। कमर्शियल सिनेमा का बहुत ज्यादा, हालांकि वहां भी कहानियों में बहुत फर्क आया है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आ रही हैं। तो इस तरह की जो सीरियस फिल्में होती हैं, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके लिए आपको लगता है कि ये क्या सिर्फ इस तरह की फिल्में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ही सीमित है, और वो लोग जो फिल्मों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जो वहां तक जा सकते हैं, जाकर देख पाते हैं, लेकिन और लोग जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिल्मों के प्रति, ऐसी फिल्मों के प्रति उनका आकर्षण है, उनकी उत्सुकता है वो फिल्में देखने की, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? कुछ सोचा है इस पे एक फिल्मकार होने के नाते? एक्चुअली ये डिबेट तो बहुत पहले से चल रही है, जब से दोनों धाराओं की फिल्में है, लेकिन मैं सोचता हूँ अभी ऑफ लेट ये थोड़ा सा चेंज हुआ है विद द कमिंग ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। स्पेशली पेंडेमिक के टाइम में ये कहानी कंप्लीट चेंज हो गई, क्योंकि लोग उस टाइम घर में बंद थे, या तो उस टाइम लोगों ने एक्सप्लोर किया कंटेंट। तो अभी अच्छे क्वालिटी के जो स्टोरीज है फिल्म मीडियम में, ऑडियंस को अभी एक्सेस मिल गया है, पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मिल गया है। लेकिन अभी भी ऑब्वियसली गैप है, क्योंकि फिल्म जितनी बनती है सबको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम, फॉर जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, अभी एक गुलमोहर करके फिल्म आई थी जिसमें शर्मिला टैगोर और मनोज बाजपेयी थे। लेकिन वो एक OTT प्लेटफॉर्म में आया करके मतलब बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिला, एक नया एक विंडो खुला है। लेकिन एट द सेम टाइम जितनी फिल्में इंडिया में बनती है उतना स्पेस मिलना भी, क्योंकि एज ए कॉमन व्यूअर आप या मैं, कितना हम लोग कितने प्लेटफॉर्म में सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल लिमिट भी होता है, देखेंगे कितना वो भी है। तो एक वी कैन चूज करने का है। जैसे मूवी एक प्लेटफॉर्म है, उसमें सिर्फ सीरियस फिल्में ही आती है इंडिया और बाहर के, जो आपने बताया इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल्स में जाने वाली जो बहुत अच्छी अच्छी फिल्म वहां दिखाते हैं। तो वो जिसको वो देखना है उस टाइप के फिल्म, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऑप्शन अभी खुले हैं काफी। बट OTT पे देखना और सिनेमा हॉल में देखना, हाँ वो तो है, वो है। लेकिन अभी मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होता है, तो हम लोग को भी थोड़ा सा अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। मतलब वो एक रियलिटी ऑफ लाइफ है कि हम लोग उस टाइप के फिल्म मतलब 1000 स्क्रीन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, वो भी है। जैसे फिल्में बनाना लिखने से ज्यादा तो यकीनन ज्यादा टीडियस है। आपने कुछ सोचा, आपने लिख दिया, लेकिन फिर उस लिखे हुए को पर्दे पर उतारना, यानी कि कई और लोगों का उस काम से जुड़ जाना। तो आप अपनी टीम, अपने प्रोजेक्ट वाइज, या एक परमानेंट टीम है आपकी, एंड दे अंडरस्टैंड योर वर्क के ऐसा काम है? नहीं, एक तो मेरा कोर टीम है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जो भी काम किया मैंने जी, उसका एक कोर टीम है, क्योंकि टेक्निकल टीम का जो वो समझ आपके साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पर एट द सेम टाइम आई एम नाउ, मतलब अगर आगे जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसमें जो उस प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा होगा, तो उस टाइप के मतलब क्रू एंड कास्ट अप्रोप्रिएट जो होता है वही, जैसे कास्ट आपको कैरेक्टर के हिसाब से आप चुनते हैं, वैसे भी हर प्रोजेक्ट में भी हो सकता है कि कोई कैमरामैन या कैमरा वुमन, उसको आजकल कैमरा पर्सन बोलते हैं, जी। तो वो उस प्रोजेक्ट को समझे या उस टाइप से मतलब उसकी उस वेवलेंथ की हो, तो वो अच्छा रहता है। मतलब उस हिसाब से ही चुना जाता है। बट जनरली एक मेरा कोर टीम है। बहुत बढ़िया। और एक आखिरी सवाल कि ये म्यूजिक मेंटरशिप, इस पे काफी काम कर रहे हैं आप लोग, क्या है ये? हाँ, एक्चुअली ये आइडिया हम लोगों ने कुछ साल पहले, मतलब पेंडेमिक से पहले हम लोगों ने सोचा था। मैं और मेरा बहुत परम मित्र आदिल हुसैन, जो खूब प्रख्यात अभिनेता भी है जी, और एक कौशिक नाथ है असम में, जो थिएटर और सिनेमा के साथ जुड़े हुए हैं, और अभी वो एक एंटरप्रेन्योर है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे उधर म्यूजिक बहुत एक लोगों का पैशन है,
ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे यंगस्टर्स है जो म्यूजिक को एज ए करियर सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन गाइडेंस के अभाव से वो लोग कभी मतलब ठीक से नहीं कर पाते। तो एक उसको सीरियसली कैसे म्यूजिक परस्यू कर सकते हैं, उस आइडिया से हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम है मौन गीत, मन का गीत मतलब। तो वो माजुली जो रिवर आइलैंड है वहां पे होती है हर साल। अभी तक 4 एडिशन हो चुकी है और उसमें म्यूजिक के साथ जुड़े हुए काफी बड़े बड़े लोग, जो असम के लोग जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बहुत हाई लेवल पे, वो लोग भी आते हैं। और फिर गेस्ट मेंटर्स भी आते हैं, जैसे इस बार पार्वती बाउल जी आए थे जो बहुत इंटरनेशनली फेमस बाउल सिंगर है। तो वहां पे 3 दिन का एक इंटेंसिव वर्कशॉप होते हैं और उसके बाद 4 जो एडिशंस हुए सबके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सिलेक्ट, पार्टिसिपेंट्स का एंट्री बुलाया जाता है, फिर सिलेक्ट किया जाता है। तो उनके साथ एक नेटवर्क अभी हम लोगों का है। तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट एंड हेल्प देम आउट एंड एनकरेज देम बेसिकली। एंड उसके बाद सबको अपना रास्ता खुद ही चुनना है, बस एक प्लेटफॉर्म। उसके साथ हम लोगों ने अभी स्कल्पचर, पेंटिंग और एथनिक फूड उसका भी वर्कशॉप शुरू किया है साथ में। तो वो भी ऐसे ही मतलब जो सीनियर पेंटर्स आके जूनियर पेंटर्स के साथ या स्कल्पटर्स के साथ काम करते हैं 2 हफ्ते के लिए। तो उस टाइप से हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों का जो धरोहर है उसको प्रिजर्व करने के लिए या एनकरेजमेंट देने के लिए वो आइडिया है। बातें तो बहुत हैं करने के लिए उत्पल जी, लेकिन समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। और अब हम असम का रुख करेंगे। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र के क्षेत्रीय समाचार विभाग ने बीते सोमवार को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आकाशवाणी महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि आकाशवाणी विश्वसनीयता, सटीकता बनाए रखते हुए सेवा कर रहा है। आकाशवाणी महानिदेशक ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आकाशवाणी ने काफी सहायता की है, क्योंकि आकाशवाणी के शैक्षिक कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं को लाभ मिला है। आकाशवाणी ने 15 मई 1957 को गुवाहाटी केंद्र के क्षेत्रीय समाचार विभाग ने अपनी स्थापना के बाद से असमिया भाषा की शुद्धता को बनाए रखते हुए निरपेक्ष रूप से समाचारों का प्रसारण जारी रखा है। गुवाहाटी केंद्र द्वारा असमिया भाषा के 8 बुलेटिन, 4 FM हेडलाइंस और अन्य बुलेटिनों का प्रसारण किया जा रहा है। रविवार की शाम प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों से महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लेकर आता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह रविवार शाम आपसे फिर मुलाकात होगी। अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।